इमरान खान मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, जेल में वो अपने अदालती केसेस में जो उन्हें सजा हुई है उस वजह से हैं, वो किसी की ईमा पे जेल में नहीं है। हमारे उनसे सिर्फ सियासी इख्तलाफात हैं और उनकी सेहत, उसकी देखभाल, ये हमारी प्राइम प्रायोरिटी है। हमने ये फैसला किया है कि डॉक्टरों की एक्सेस अलाउ कराओ, खान साहब की अल-शिफा में ले जाकर के उनकी ट्रीटमेंट कराओ। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क की सियासत में आए दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 दिन से एहतजाज कर रही है। पार्लियामेंट हाउस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मुजाहरे जारी हैं, जिनमें अपोजिशन लीडर्स महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी शामिल हैं। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म की आँख के इलाज में गफलत बरती जा रही है। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बानी चेयरमैन के दाईं आंख की सिर्फ 15% बिनाई जो है वो बाकी रह गई है। इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेडिकल टीम तश्कील देने का हुक्म दिया था जो उनकी आंख का मुआयना करवाएगी। साथ ही साथ कोर्ट ने ये हिदायत भी दी थी कि खान साहब को अपने बच्चों से बात करने की इजाज़त दी जाए और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये 16 फरवरी से पहले मुकम्मल होनी चाहिए। यहाँ एक और सियासी इख्तलाफ जो सामने आ रहा है वो ये है कि पीटीआई का मुतालबा है कि पर्सनल डॉक्टर्स को भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए, जबकि हुकूमत का कहना है कि सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स ही बोर्ड में शामिल होंगे। यानी सेहत का मसला अब सीधा सीधा सियासी मुकाबला जो है वो बन चुका है। इसी दौरान इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में सज़ा की मुअत्तली और मेडिकल बुनियादों पर रिहाई की जो है वो दरख्वास्त भी दायर की गई है। सवाल ये उठ रहा है कि वो रियायत जो 2019 में नवाज शरीफ साहब को दी गई थी, क्या ये इमरान खान साहब को दी जा सकती है? साथ ही साथ शहर इक़्तिदार में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कहा जा रहा है कि एक हाई प्रोफाइल शख्सियत को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका मुआयना और टेस्ट जो है वो सीनियर आई स्पेशलिस्ट ने किए और फिर उस मरीज़ को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में रवाना कर दिया गया। ऑफिशियल तौर पर अगर इसकी बात की जाए तो ना तस्दीक आ रही है ना कोई तरदीद आ रही है, लेकिन ये मामला जहां एक मुअम्मा बनता जा रहा है वहां बहस का मौजू भी बना हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि 8 फरवरी और उसके पहले होने वाले जो नाकाम एहतजाज हैं उनके बाद क्या पीटीआई इस मसले को अपनी पॉलिटिक्स में जान डालने के लिए जो है वो लेकर आ रही है, इसको इस्तेमाल कर रही है। और सवाल तो ये भी उठता है कि क्या हुकूमत जो है वो टाइम एंड अगेन इस मामले को मिस हैंडल करके पीटीआई को ये मौका फराहम कर रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर लतीफ़ चौधरी साहब जो कि एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। बल्कि डॉक्टर साहब में ज्वाइन कर सके, अगर मरवत भाई अगर इजाज़त दें मैं ज़रा डॉक्टर साहब से 2-3 सवाल हैं वो कर लूँ, उसके बाद फिर हम अपनी बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, प्लेजर हैविंग यू हियर विद अस। डॉक्टर साहब, सेंट्रल वेन ऑक्लूजन जो है, जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं आपको, उसके बारे में ज़रा बताइए, ये होता क्या है? मैडम, तो जो सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन होता है, इसका मतलब है कि आंख के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसको वापस लेके जाने वाली खून की नाली बंद हो गई है एंड आर्टरी से खून आता है, वेन से बाहर जाता है बॉडी में से। सो जो वेन जब बंद हो जाती है किसी भी वजह से, उसकी कोई वजूहात हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, प्रोलॉन्ग डिहाइड्रेशन, लिपिड्स का बढ़ जाना, खून में ज़्यादा चर्बी आ जाना, या जिस्म में किसी भी वजह से कोई सोजिश हो जाए और वो आंख को इन्वॉल्व करे तो हमारी खून की नाली बंद हो सकती है। सो आंख में खून तो आ रहा है लेकिन वापस नहीं जा रहा, जिसके साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि मरीज़ की आहिस्ता आहिस्ता शुरू में नज़र धुंधली होगी और उसके बाद अगर खून ना साफ किया जाए या पानी ना निकाला जाए आंख से तो कुछ देर के बाद वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है या वो आंख का पूरा हिस्सा मर सकता है। सो सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन का मतलब है कि आंख की खून की नाली जो खून को वापस लेके जाती है वो अब काम नहीं कर रही या ब्लॉक हो गई है और उसको अब खोलने के लिए या उसकी वजह से जो पर्दे में पानी आ गया उसका इलाज करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे कुछ देर के बाद आंख ज़ाया भी हो सकती है। आंख ज़ाया हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो कंडीशन है ये 70+ जो लोग हैं उनमें कितनी कॉमन है? सो इसकी जो इंसिडेंस है 1 in 5000 है, यानी कि हर 5000 में से एक बंदे के अंदर हो सकती है और इसका जो रिस्क है एडवांसिंग एज के साथ बढ़ता जाता है। और अगर एक बंदे की एक आंख में ये हो जाए तो 7 से 11% रिस्क है दूसरी आंख में और लाइफ टाइम होने का। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, जो आपने अंडरलाइंग इश्यूज इसके बताए हैं, जिसमें लिपिडीमा भी आपने बताया, जिसमें आपने हाई ब्लड प्रेशर भी बताया, ये तो सारे इसकी वजूहत हैं, लेकिन क्या ये ऐसे भी हो सकता है कि जो आपकी लिविंग कंडीशंस हैं, अगर वहाँ
गंदगी हो या इस तरह की कोई चीज़ हो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसी कंडीशन में तो नहीं हो सकता ना, ये तो एक अंडरलाइंग आपके इशू है। ऐसी कंडीशन में जी, सो इट हैज टू बी सम अंडरलाइंग सिस्टमिक डिजीज, या कहीं पे आपको स्ट्रेस मिल रहा है, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दैट कैन लीड टू दिस थिंग एज वेल। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर मतलब लेट्स सपोज के सर्दी ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है तो उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें या कोई गंदगी है उसकी वजह से नहीं होता, तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जो इलाज है वो क्या पाकिस्तान में मौजूद है? पाकिस्तान में आराम से इसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल जी, इसका इलाज पाकिस्तान में आराम से हो सकता है और कई सालों से हो रहा है। 2007 से ये इंजेक्शंस जिनको हम एंटीवीजीएफ कहते हैं, दे आर अवेलेबल इन पाकिस्तान, और उनके साथ इनका इलाज हो सकता है और बहुत से लोगों का यहाँ पे इसका इलाज होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इंजेक्शंस जो दिए जाते हैं इसमें कितने % चांस होता है कि आपका जो इशू है वो सबसाइड कर जाए और कितने % ये होता है कि वो उसमें कोई आराम नहीं आता? सो मैडम, सबसे बड़ी जो बात है कि कितनी जल्दी आपने डायग्नोस किया और कितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया। इट इज़ अ मैटर ऑफ आवर्स। अगर आप जल्दी डायग्नोस कर लें और ये टाइमली इंजेक्शन लग जाए तो आपकी 80-90% विजन बच जाती है। लेकिन अगर आपका टाइम ज़्यादा गुजर जाए तो खून की नालियाँ परमानेंटली बंद हो जाती हैं, एक न्यू वेसल्स बन सकती हैं, काला मोतिया हो सकता है, पर्दे पे खून आ सकता है एंड इवेंचुअली आंख ज़ाया हो जाती है। सो अगर हम लेट ट्रीटमेंट भी करें और ये इंजेक्शन लगा भी दें तो देयर इज नो गारंटी कि अच्छी विजन बच सकती है, यूजफुल विजन। लेकिन अगर यही इलाज फौरन टाइम पे शुरू हो जाए तो मरीज की 70 to 80% विजन आराम से बच सकती है। अच्छा, लेट ट्रीटमेंट जैसे लेट्स सपोज कि अगर एक मरीज है उसकी तकरीबन जो है वो 15% जो है वो रह गई है, बिनाई रह गई है, तो उसके क्या चांसेस क्या होते हैं कि बिनाई जो है वो रिस्टोर हो सकती है, या खुदा न खास्ता जिस तरह आप कह रहे हैं कि बिनाई ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या जो है वो प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए? ऑप्शंस क्या हैं? सो मैडम, 15% इज सब्जेक्टिव। पेशेंट 15% कह रहा है, आया हम 15% वाकई है भी कि नहीं है उसके लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, एंड एक ओसीटी टेस्ट है और एक एंजियोग्राफी है। नहीं डॉक्टर, वो तो चल वो टेस्ट हो कथा कलामी की माफी, वो टेस्ट अपनी जगह, लेट्स टेक इट एट फेस वैल्यू कि अगर इतना हो गई है, अगर इतनी बिनाई जो है वो रह गई है, 15% 15% रह गई है तो इसका मतलब है कि द विजन इज एट इट्स लास्ट स्टेजेस। सो इट मींस कि एक्सटेंसिव डैमेज हो गया और चांसेस टू रिकवर दैट एनी यूजफुल विजन इज वेरी लेस। उसके बाद फिर आप कोई देन देयर इज नो अदर ऑप्शन, उसके बाद आप यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन नहीं, आप फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ जो इस वक्त जो नजर रह गई है उसी को बचाया जा सकता है, उसको शायद हम इंक्रीज नहीं कर सकते। राइट। और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि एक सवाल अगर मैं, जी जी प्लीज कीजिए। डॉक्टर साहब, शेर अफजल खान मरवत अर्ज कर रहा हूँ। ये मेरा सवाल ये है कि ये सिम्टम्स जो हैं बीमारी के, ये कितनी दिनों में जो है नज़र आ जाते हैं और लेटेस्ट बाई कितने देर के अंदर इलाज शुरू होना चाहिए? तो सर, ये सिम्टम्स तो लोगों को ग्रेजुअली, उनको हफ्ते 10 दिन 3-4 दिन डिपेंड करता है ऑफ द सिविरिटी ऑफ द डिजीज, के खून की कितनी बड़ी नाली बंद हुई है। सो उसके मुताबिक उनको 1-2 दिन में या 5 दिन में या महीने 2 महीने में उनको लगता है कि विजन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, और ओवर टाइम जब एक लिमिट से ज़्यादा कम हो जाती है तब वो कई दफ़ा कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, या धुंधलापन बहुत बढ़ गया और नज़र अब इम्प्रूव नहीं हो रही। और ये तो जिस दिन पहले दिन ही अगर हमें पता चल जाए और हम पर्दा देख लें और पर्दे पे पता चल जाए खून की नाली बंद है, तो उतनी ही जल्दी अगर इंजेक्शन लग जाएगा तो खून की नालियाँ उतनी ही जल्दी दोबारा काम करना शुरू कर देंगी और अच्छी नज़र बच सकती है। चले कोई और? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। एक तो ये कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह ये बात की, एक तो सब्जेक्टिव जो बात अभी हो रही है कि जी टेस्ट बहुत सारे होने हैं, वो तो होने ही अपनी जगह होने हैं, लेकिन माजरत के साथ पीटीआई इसको जिस तरह कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है ना, कल मेरे प्रोग्राम में पीटीआई के गेस्ट बैठे हुए थे और उन्होंने ये कहा कि जी ये तो जो हुआ है सब कुछ ये जेल की कंडीशंस की वजह से हुआ है, क्योंकि ये इस तरह तो बीमारी लगती नहीं है और ये नहीं होता और वो नहीं होता। तो आपने सुन लिया डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि अंडरलाइन कोई सिस्टेमिक जो है वो डिजीज़ होते हैं और एक 70+ इंडिविजुअल में चांसेस इसके जो हैं ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। और साहब, क्या आपको लगता है कि इस वक्त अपनी खिफत मटाने के लिए, जो कि ना 8 फरवरी को कोई जो है वो एहतजाज हो सका, ना उससे पहले कुछ हो सका, अब पीटीआई को लगता है कि उनके हाथ, पता नहीं शायद ये एक जो है ना वो कोई गोल्डन चांस उनके हाथ लगा है एंड दे हैव टू कैपिटलाइज ऑन इट, और इसलिए अब वो चाह रहे हैं कि इसका कोई जो है वो इसको बढ़ा चढ़ा के जो है वो पेश किया जाए और इस पे जो है सियासत जो है वो की जाए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। खान साहब की बीनाई के बारे में जो शवायद सामने आए हैं, बिलखसूस जो सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट है,
میں نے وہ رپورٹ بھی دیکھ لی جو پمس کے اسپتال میں ان کو لے جایا گیا اور ان کی ایگزامینیشن ہوئی، لیکن اس میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ ویژن لاس 85% ہے۔ البتہ خان صاحب کے بیان کو کوٹ کیا ہے، ڈاکٹر نے شاید ان کو زبانی بتایا ہے۔ پہلے مرحلے پہ تو خان صاحب نے یہ شکایت کی ہے کہ ان کی شکایات کے باوجود جیل حکام نے ان کی علاج پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اب یہ جو ہر جیل کے خصوصاً اڈیالہ جیل میں تو اپنا ایک اسپتال ہے اور سینئر میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں، اور جب ان کے نوٹس میں دیا جاتا ہے تو وہ پابند ہیں کہ تحریری طور پر مریض کی کنڈیشن کے بارے میں ریکارڈ رکھنا شروع کریں۔ یہ تو تحقیق سے پتہ چلے گا کہ کتنی تاخیر ہوئی، کس نے کی، اور آیا وجہ یہی تھی کہ جتنی لاس ہو سکے، جو انتہائی سفاکیت ہوگی اگر اس حوالے سے یہ ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے ایٹ ارلیسٹ مل جاتی تو شاید اتنا لاس نہ ہوتا۔ اب جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو لاس ہو گیا سو ہو گیا، irreversible ہے، تو یہ جو ابھی پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے اور جس کو آپ نے کہا جی کہ مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہرے تو نہیں ہو رہے ہیں، مظاہر دکھائے جا رہے ہیں۔ میں آج گیا لاجز، اپنے جو گارڈز ہیں ان کو اٹھانے، تو وہاں لاجز میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسمبلی کے سامنے گیا اپنی گاڑی میں، اور پھر کے پی ہاؤس سے ہوتا ہوا میرٹھ کے سامنے سے میں نکل گیا F6 کی طرف۔ کل 26 لوگ جو ہیں احتجاج پہ بیٹھے ہیں، اور یہ خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے پہلے انفارمیشن بشا بی بی کے خاندان کی طرف سے مشال یوسفزئی کو آئی۔ مشال یوسفزئی نے بھی اس پہ بات کی، اور میڈیا پہ جب اس نے یہ آواز اٹھائی تو اگلے دن اس پہ جناب غدار ہونے کا فتویٰ جاری ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اسد اللہ خان نے یہ خبر لیک کی یا بریک آؤٹ کی، تو اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سوچا، ابھی 10 دن رہتے تھے 8 فروری کے احتجاج میں، کہ دیکھیں خان کی صحت کا معاملہ ہے، تو لہٰذا اس پہ ہمیں 8 فروری کا انتظار نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس پہ ہمیں کوئی پروٹیسٹ کال دینی چاہیے۔ اور یہ بڑی پھیل گئی تھی خبر، سوشل میڈیا نے بھی اٹھانی شروع کی، تو اس پہ جناب علی پھر فیصلہ جو ہوا وہ اچکزئی صاحب نے اناؤنس کیا میڈیا کے سامنے۔ سہیل افریدی صاحب، اچکزئی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب بیٹھ گئے اور پاکستانیوں کو بتایا کہ خان کی صحت کا کوئی ایشو نہیں ہے، ایسے ہی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور یوں جو مومنٹم بن رہا تھا اس مومنٹم کو انہوں نے توڑ دیا۔ خود مجھ سے کسی نے سوال کیا، میں نے اچکزئی صاحب کو سنا تو میں نے کہا اچکزئی صاحب ذمہ دار آدمی ہیں، ان کو میڈیکل رپورٹ دکھائی گئی ہوں گی اور ہو سکتا ہے یہ پروپیگنڈا ہو۔ لیکن آج جب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ خان صاحب کی آنکھ خراب تھی اور خراب آنکھ کو درست صحت کہا گیا، تو یہ سنگین غلطی نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت کا اس حوالے سے کس کے کہنے پہ آپ نے یہ بیان دیا، کیوں بیٹے، اور کس کو آپ نے پلیکیٹ کرنا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اب 3 دنوں سے کیا کر رہے ہیں، احتجاج کے نام پہ 26 لوگ بیٹھے ہیں، یعنی کم از کم 10,000 لوگ لے آتے، وہ کہتے ہیں جی پولیس کھڑی ہے۔ ابھی میں آپ کے پی ٹی وی آیا ہوں تو پولیس نے روکنا ہوتا تو میں نہ آتا نا، آپ کے پاس نہ پہنچتا۔ اور میں میرے ملازمین روزانہ میں ان کو ڈراپ کرتا ہوں لاجز میں، تو لہٰذا یہ احتجاج کی جو کیفیت بنا دی ہے وہ احتجاج ایک مذاق سا بن گیا ہے، بلکہ اب تو احتجاج انہوں نے کے پی ہاؤس میں شروع کیا ہوا ہے اپنے گھر میں۔ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پہ بھی بیان دیا تھا کہ احتجاج کی عظیم الشان جو مثال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے احتجاج کریں، تو لہٰذا یہ گھر والا احتجاج آئندہ کے لیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بائی نوٹیفیکیشن اعلان کریں گے کہ 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ناراض رہنے کا ٹائم ہے، اس دوران آپ ناراض بیٹھ جائیں اپنے گھروں میں۔ تو لہٰذا خان صاحب کی بہنیں جو ہیں، خصوصاً نورین نیازی صاحب نے اس پہ صحیح آواز اٹھائی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ قیادت کر کیا رہی ہے۔ دیکھیں بڑی امیدیں تھی کہ جناب علی امین خان کو ہٹوایا، جس انداز سے جن سازشوں کا وہ شکار ہوئے، خان کو جناب عقائد کی بنک بھی پڑھنے نہیں دی، اور ان حضرت کو لایا گیا
اور انہوں نے آتی کہا جی میں تو احتجاج کا چیمپئن ہوں. 24 نومبر کو انہوں نے کہا جی میں نے احتجاج کرنا ہے, اسلام آباد آنا ہے. آج تک نہیں آئے اور نہ اس احتجاج کا پتہ چلا. اس کے بعد جناب اچکزئی صاحب کو لایا گیا, علامہ ناصر عباس صاحب کو لایا گیا. اب یہ آپ کی قیادت ہیں, جب اچکزئی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ احتجاج کا لائحہ عمل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی خان سے ملنے کے بعد دوں گا. جب سہیل افریدی صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جب سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سہیل افریدی ہمارے جو ہیں جذبات کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے. اور جب برسر غور صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا احتجاج کا جدھر بھی اعلان ہوگا میں جاؤں گا. بھئی احتجاج کرے گا کون؟ لائحہ عمل کیا ہے؟ 8 فروری کا احتجاج, پہلے تم. اور 8 فروری کا احتجاج یعنی انہوں نے پی ٹی آئی کی پیٹھ میں چرا گھونپا ہے. یہ احتجاج تھا, آپ کہیں بھی نہیں کر سکے. خان کو یہ کیا بتاتے ہیں جی پورا پاکستان بپرا ہوا تھا. خان صاحب کا اپنا خاندان پسند منا رہا تھا. ہاں یہ بھی افسوسناک ہے. مطلب آپ جو عام عوام ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بسنت جو ہے یہ آپ کے اوپر صرف جو آپ سے نظریں ہٹانے کے لیے ہے. آپ کا اپنا خاندان جب بسنت منا رہا تھا تو آپ کہتے تھے لاہوریوں کو کون روک سکتا ہے, کون روک سکتا ہے؟ میرا خیال یہ تھا معذرت کے ساتھ کہ شاید ان کا محترمہ علیمہ خانم کا بیٹا ہی بسنت منا رہا تھا, لیکن بعد میں تم نے خود کہا کہ میں بھی منا رہی تھی. 804 میں نے پتہ نہیں کون سی. تو یہ سن کے مجھے بڑا شاک ہوا ہے, کیونکہ جہاں بائی جیل میں ہو, جہاں پورے ملک کو کہا جاتا ہے کہ آپ نکلیں اور خود بسنت منائیں, یہ بات بنتی نہیں ہے. باقی جو ہے احتجاجی جو صلاحیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, چن کے انہوں نے خان کے ان تمام وفاداروں کو اور ان تمام تگڑے لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی کے بعد احتجاج کیا پورے ملک کے طول و عرض میں, ان سب کو جناب انہوں نے پارٹی سے آؤٹ کیا ہے یا سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. اب حالت ان کی یہ ہے کہ اسلام آباد میں پوری یعنی پنڈی اسلام آباد اٹک سمیت آپ 10,000 لوگ نہیں لا سکتے ہیں. آپ نے وہ شاید دیکھی ہوگی کلپ, شندانہ گلزار صاحبہ ہیں, ان سے ایک آپ کا کوئی ورکر ہے, اس نے کہا جی میں پنجاب سے آ گیا ہوں, میں یہاں آیا ہوں اور میں پہنچ گیا ہوں, میں یہ پہنچ سکتا ہوں, تو آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں, آپ لوگ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. اور شندانہ گلزار صاحبہ سے یہ کہا کہ جی اگر آپ ہیں, آپ کے علاقے میں آپ کی اپنی ایک فالوئنگ ہے, آپ کو چاہیے کم از کم اپنے علاقے سے کچھ 1000 لوگ تو اپنے علاقے سے لے آئیں, کم از کم آپ یہ تو کر سکتی ہیں. بٹ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. دیکھیں میں شندانہ کے حوالے سے ایک بات ضرور کہوں گا, 2 لوگوں کو میرا دل کرتا ہے داد دوں. ایک اقبال افریدی کو بالکل جرأت کا مظاہرہ کیا انہوں نے, اور ایک شندانہ کو. اور یہ 2 لوگ, شندانہ نے کیا کیا کہ شندانہ ایک بہت ہی یعنی اوکل آواز ہے انگریزی میں جناب, جس طریقے سے وہ اپنا مافیوز ضمیر بیان کرتی ہے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بات جائے. خان کی جو قسم پرسی ہے یا جو اس کی حالت بنی ہوئی ہے پارٹی کی, تو لہذا شاندانہ جو ہیں اس پہ ابھی پرسوں پولیس نے چھاپا مارا اس کے گھر پہ. شی از ون. باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے, بٹ یہ سوال تو جنرلی سب سے ہی ہو رہا ہے نا. شاندانہ صاحبہ اس دن آ گئیں تو ورکر نے پوچھ لیا, ان کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے تو سوال تو سب سے یہ ہوتا کہ اگر آپ واقعی ہی احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے علاقے سے, اپنے حلقوں سے کم از کم 100 2 ہزار بندہ تو اٹھا لینا. وہ بھی نہیں ہو سکتا. پوائنٹ یہ ہے کہ وہی آپ والی بات کہ جو صلاحیت ہے وہ ہے نہیں, جو احتجاج کی صلاحیت ہے وہ ہے نہیں. آپ کا سٹرکچر سارا جو ہے ٹوٹ پھوٹ چکا ہے, کہاں سے احتجاج کریں گے؟ اور پلس ایک اور چیز بھی ہے منور صاحب, اینڈ آئی تھنک یو ول اگری ود می, ورکر شاید تھک گیا ہے, کیونکہ جب آپ اس کو کال دیتے ہیں وہ نکلتا سڑکوں پہ مار کھاتا ہے, آپ دامنکوں کے رستے بھاگ جاتے ہیں, پھر وہ نکلتا ہے, پھر اب وہ مار کھاتا ہے, پھر آپ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ورکر سے ہی ایکسپیکٹ کرنا. اور پھر سب سے زیادہ میرے خیال ہے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم سے آپ کہہ رہے ہیں باہر نکلنے کے لیے, علیمہ صاحبہ کا بیٹا جو ہے وہ بسنت من آ رہا ہے, خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ باہر ہیں, تو ہم کس لیے نکلیں؟ اب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, مجھے اس حوالے سے جو میری ذاتی آبزرویشن ہے وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, خان کے لیے بے شمار مواقع پہ لوگ نکلے, احتجاج بھی کیا, جیلیں بھی کہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں بھی نکلے. لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ 1.5 سال سے پاکستانی اور ورکر یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمیشہ احتجاج کے نام پہ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے ڈالا جاتا ہے, کچھ دکھایا جاتا ہے کچھ لوگوں کو. اور جناب علی یہ جتنے بھی ایونٹس ہوئے محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے
یہ تمام کنٹرولڈ ایونٹس ہیں، کسی کی رضامندی سے ہوتے ہیں اور کچھ لمیٹڈ رضامندی ہوتی ہے. یہ اس چیز کو دیکھ کے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اب ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں نکلنا چاہتا، اور نکلنا بھی نہیں چاہیے. اور میں ایک اور بات کر دوں، میں یہ ببانگ دہل کہتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے، جن لوگوں کو خان نے تمام لیڈریاں اور مناصب سپرد کیے ہیں وہ چلے ہوئے کارتوس نہیں کھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ لوگ 9 مئی کے بعد بھی زندہ تھی نا، تو جب 9 مئی کو ہم احتجاج اور یہ جلسے جلوس اور مار کھا رہے تھے تو یہ لوگ کدھر تھے؟ اس وقت آپ خوف کے مارے نہیں نکل سکے. ابھی آپ دیکھیں، ان سے نہ خود پورا ہے یہ کام اور نہ یہ کسی دوسرے کو کرنے دے رہے ہیں. یہ ان کا بنیادی مسئلہ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ جس پہ یہ احتجاج جو شروع ہوا ہے، دیکھیں حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری طرف سے کوئی غفلت ہوئی ہوگی، اگر ہوئی ہے تو ہم باقاعدہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم اس کی اکاؤنٹیبل ہمیں جو ہے وہ ٹھہرانا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، بقول سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ اکتوبر سے وہ کمپلین کر رہے تھے. 2 دسمبر کو آپ کو یاد ہے جب عظمیٰ صاحبہ گئی تھیں، انہوں نے کہا اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ اب کوئی ایک ذریعہ تلاش کرنا تھا، جو ان کو یہ موقع مل گیا ہے کہ اس کو شاید ہم بڑا کر کے جو ہے وہ اب بسنت تو منا لیے، تو اب میرا خیال ہے اب اس کو ذرا بڑا کر کے جو ہے وہ کیا جائے. دیکھیے اکتوبر کے حوالے سے سلمان صفدر صاحب نے یہ نشاندہی کی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف پہ یہ لازم ہے کہ اکتوبر کے حوالے سے کوئی شواہد بھی سامنے لائیں تاکہ اس آرگومنٹ کو آرگومنٹ کیا جا سکے. فیئر انف. اور اس دوران ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں سے کسی ایک نے اگر آ کے کہا ہوتا کہ بھئی خان صاحب اس چیز کی شکایت کر رہے ہیں. ہاں البتہ ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے، دیکھیں حکومت کہتی ہے نا کہ ہم نے اگر کوئی تو ہم کمپنسیشن کیا دیں گے، یہ ریورسیبل ہے. لیکن اگر دانستاً کوئی حکومت کے پارٹ پہ یا جیل حکام کے پارٹ پہ کوئی کمزوری کوئی غلطی ہے تو یہ سفاکیت ہے کسی بھی قیدی. بٹ شیر افضل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آلریڈی جو ہے وہ حکومت ایک نیریٹیوز کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو اس بیماری کے بارے میں جس طرح کہا جا رہا ہے بتایا گیا ہوتا، جیل سپرنٹینڈنٹ آپ کو لگتا ہے اوبیسلی آن ہز اون تو وہ چیزیں نہیں کر سکتا، اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا، آپ خیال ہے حکومت اتنا بڑا رسک لے گی کہ خدا نہ خواستہ اس نیج پہ اس جو آپ کا بڑا سب سے بڑا اپوننٹ ہے آپ تو اس کو اور بڑا بنا دیں گے؟ ایک چیز میں عرض کروں، عمران خان نے کبھی بھی یہ بات 2-2.5 سالوں میں نہیں کہی ہے کہ مجھے صحت کے پرابلم ہے، بلکہ بہنیں بھی یہ کہتی رہی ہیں کہ یہ صرف نظریں ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے. انہوں نے کبھی کی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ شک کرنا کہ شاید خان نے جان بوجھ کے کوئی غلط بیانی کی ہوگی، میں اس کو بائے نہیں کرتا ہوں. جو شخص 2.5 سال تک اپنی صحت کے حوالے سے چپ رہتا ہے، کوئی شکایت نہیں کرتا ہے، تو جب ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ میری آنکھ کا یہ ایشو ہے. دوسری جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، یہ سمپٹمز کو گرو ہوتے ہوتے شاید مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے خان جیسا اپنی صحت کے معاملے میں ایک بڑا ویجیلنٹ آدمی ہے، تو آیا جو آنکھ کا سوجن ہونا، رگ کا بند ہو جانا، خون کا نہ پاس ہونا، پھر بلر ہونا، پھر یہ کتابیں پڑھتے ہیں، اس پروسیس میں خان کو تو علم دیئر اینڈ دین ہو چکا ہوگا. اب یہ توقع کرنا کہ خان نے آگے سے شکایت نہیں کی ہوگی، جیل کا جو ڈاکٹر ہے نا بنیادی ذمہ داری اس کی ہے میڈیکل. اب یہاں پہ یہ جو پیمز کے اسپتال کے ڈاکٹر کی رپورٹ میں نے دیکھی، مجھے اس کے طبی یعنی جو پروفیشنل ایمانداری ہیں اس پہ بڑا افسوس ہوا. انہوں نے صرف ایک انجیکشن لگانے کا کہا ہے اور 20 منٹ کے اندر ان کو ڈسچارج کر دیا ہے. اب اگر ان کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈسچارج کیا جانا جو ہے وہ پروفیشنل مس کنڈکٹ تھا. خان کو علاج کی ضرورت تو تھی، 15% اگر بچا لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے. اور یقیناً جو ہے پمز میں اگر ان کو لایا جاتا، اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی سے وابستہ کہ خان کے اپنے معالجین ہونے چاہیے، اب سوال یہ ہے کہ خان کے اپنے معالجین اگر موجود ہوتے ہیں تو کسی کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک تسلی سی ہو جاتی ہے. ان حالات میں جو شکوک ہیں، جو ڈسٹرسٹ ہیں، جو سیاسی پولرائزیشن ہے، ان حالات میں اگر آپ دے دیں، سپریم کورٹ نے گرچہ یہ بات نہیں مانی لیکن آپ دے دیں، بڑی مطلب خیبر پختونخوا کی حکومت نے کتنے جسچر آف گڈ ول دیے.
वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आज़म साहब के पास गए, उनसे मुलाकात की, फिर वो एपेक्स गए थे या वो तो कह रहे हैं मुझे वज़ीर आज़म ने खुद बुलाया था? बुलाया था, लेकिन जो इसके बाद नेक्स्ट डे या दूसरे दिन एपेक्स कमेटी में बैठ के जो एलामिया जारी किया कि ऑपरेशन पे हम एग्री करते हैं, तीरा ऑपरेशन पे। आपको मैं बता दूं, अभी इन्होंने जो पाड़ा चिनार हैं कुरम में भी इन्होंने 42 देहात को खाली करा के एक दूसरा ऑपरेशन शुरू कर दिया लार्ज स्केल पे। ड्रोन की मजम्मत की हुकूमत अब नहीं कर रही है, जो कोलेटरल डैमेज जिनसे काज होता है। फिर इसके बाद जो है तमाम अफगानों का इनखला हो गया। अब इमरान खान ने तो इनको कहा था कि चाहे हुकूमत जाए तो जाए, लेकिन ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देनी है। तो लिहाजा इतनी मेहरबानियाँ अगर सूबाई हुकूमत कर रही है तो हो सकता है, आज सुहेल अफरीदी साहब का ट्वीट आपने शायद देखा हो, उन्होंने कहा है कि कुछ खान के हवाले से कुछ ऐसी पेशरफ्त हैं जो हो रही है, लेकिन मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। यानी वो जो मेहरबानी है उनको कोई जवाब दिया जा रहा है, अगर दिया जा रहा है तो बता दें, क्योंकि जो कल उन्होंने, आपको शायद इल्म होगा, खान साहब की बेटों से बात करा दी है कल खान साहब की। और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, शायद खान साहब जो हैं एग्जामिनेशन के बाद उनको अस्पताल में ले आए, ताकि देखिए इससे दो बातें हो जाएगी। एक तो गवर्नमेंट कहेगी कि देखिए जी हमने तो अपनी एक नियत ही साबित कर दी है और हम इनको अस्पताल ले आए। अब मुलाकातें तो फिर भी इनके हाथ में हैं। दूसरी बात ये है कि थोड़ी सी जो तनाव बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि वो कहते हैं कि खान के हवाले से, इसियत के हवाले से गफलत बरती गई है, तो लिहाजा थोड़ी बहुत कंपनसेशन तो फील हो सकती है ना। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपकी बात से यहाँ ये तो अग्री करूँगी कि जहाँ आप ये बात कर रहे हैं कि जो ये डॉक्टर्स वाली चीज़ है, बिल्कुल एक गुडविल जेस्चर के तौर पे हुकूमत को देना चाहिए। हुकूमत से भी हमें, दानियल साहब अगर ज्वाइन करते हैं तो उनसे ये पूछेंगे भी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। माजी में भी मुझे याद है कि चाहे कोर्ट ऑर्डर्स पे ही डॉक्टर अदनान जो मालिज थे हैं, बल्कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के, उनको भी इजाज़त जो है वो दी गई थी और ये देनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो अभी आप ये बात कर रहे हैं, जो CBMs दोनों साइडों से चल रहे हैं, उसमें ये भी नज़र आ रहा है कि शायद अब ये इदराक हो गया है, कि आप भी उसके विक्टिम हैं, सोशल मीडिया को भी, कि अगर हम चुप नहीं रहेंगे या अगर हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो ये माहौल हमारी वजह से शायद ख़राब हो रहा है। पता नहीं, ये मेरी असेसमेंट है, कितना हुआ है कितना मेरा नहीं ख्याल है ये सोशल मीडिया को खुद इदराक नहीं हुआ है, करवाया गया है। और मुझे ये भी इल्म है कि ये दानियल चौधरी साहब ने ज्वाइन भी कर लिया। जी जी इन जी। तमाम हकाइक का खान साहब को इल्म भी नहीं है। ये अपने तई जो लीडरशिप खान की दी हुई है, ये उन्होंने आलात से निचोड़ निकाल के ये फैसला किया हुआ है। चले, ये मेरी आपकी हमेशा बहस रहती है कि आप कहते हैं खान को पता नहीं है, मैं कहती हूँ खान को पता है, उनकी मनोमंशा के साथ हो रहा है। बट दानियल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। दानियल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दानियल साहब, अभी आपके आने से पहले ये बात हो रही थी कि जो डॉक्टर्स की फैसिलिटी है, बार बार इस पर बात हो रही है। आज भी अकील साहब ने ये कहा है कि जी जो बोर्ड भी बनेगा उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के डॉक्टर्स होंगे, उसमें प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं हो सकते। खान साहब अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी ज़ाती मौलजीन को जो है वो एक्सेस दी जाए, तो क्यों नहीं दे रहे आप एक्सेस? डॉक्टर साहब, जहाँ तक बात है, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर साहब, जहाँ तक बात है उनके हेल्थ के इशू के ऊपर, तो इसके ऊपर कोई नेग्लिजेंस, कोई दूसरी राय नहीं है कि उनको जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जाएगी। और जिस तरह के नॉलेज जो डॉक्टर वो कहेंगे, जिससे बेहतर समझा जाए कि भाई कि दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स टू। ये हुकूमत डिसाइड करेगी या पेशेंट का भी जो है इसमें कोई मतलब अपनी भी उसकी मर्जी हो सकती है कि मैं चाहता हूँ फलाना डॉक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो? ये तो एक बेसिक चीज़ है जो कि इजाज़त दे देनी चाहिए। देखिए, ये ऐसी जो ये इशू है, इसमें अगर बात चीजें खासतौर पर कार्डियक इश्यूज होते हैं या तो उसमें एक बहुत ज्यादा आपको देख के चलना पड़ता है और बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि बिकॉज इट्स यूजली विद द पीपल हु ऑलरेडी डन द प्रोसीजर्स। लेकिन यहाँ तक जो मेडिकल बोर्ड है, फिर वो डिटरमिन कर देगा, तो देख रहा है अभी एज ऑफ राइट नाउ, कि अगर खान साहब उनको कहते हैं कि पर्टिकुलर्स हमें या ये पर्टिकुलर डॉक्टर जो है मुझे देखे और चेक करे, तो उसमें कोई ऐसी कोई अना या ऐसी कोई राय ने इशू नहीं है कि उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से या हमको बड़ा उसके इशू नहीं। लेकिन अकील साहब ने कहा है ना कि डॉक्टर सिर्फ प्राइवेट नहीं होंगे, जो हुकूमती डॉक्टर्स हैं वो जो हैं वो इस बोर्ड में शामिल होंगे।
तो जिससे, क्योंकि मैं अभी बात ये भी कर रहे थे हम कि माजी में द सेम फैसिलिटी वाज अकॉर्डेड टू नवाज शरीफ साहब, डॉक्टर अदनान साहब को कोर्ट ऑर्डर्स के उस पर जो है उनको एक्सेस मिलता था। फिर आपको याद हो इन डॉक्टर्स की कि जिनकी वो बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब जिनका कह रहे हैं एक्सेस दिया जाए, माजी में आपको याद है डेढ़ साल पहले जब ये बात हुई थी कि गालिबन उनको शायद जहर दे दिया गया है या कुछ हुआ है, तो उन्होंने आके इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। आई बिलीव डॉक्टर फैसल थे, फिर डॉक्टर फैसल ने आके किया था। तो एक उनका रिकॉर्ड भी है इस तरह की मतलब सियासी बातचीत वो करते नहीं है। डॉक्टर साहब क्या नाम है, जो मेडिकल बोर्ड की हद तक आप देखें तो 2 स्टेज के ऊपर बात हो करना। एक जो मेडिकल बोर्ड है जो उनको देखेगा और जो डिटरमिन करेगा आगे लाइन ऑफ एक्शन, और एक जो लोग खान साहब उस बोर्ड से या उनकी रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो फिर बिल्कुल आई थिंक जो डॉक्टर्स जिसको वो बेहतर समझते हैं और वो देखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की इस तरह कोई, जिस तरह मैंने कहा कि इस तरह कोई खास वो नहीं है कि हम अग्रेसिवली कहें कि भाई कि उनको ये डॉक्टर्स देखेंगे और ये नहीं देखेंगे। उनको बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी, बेस्ट फैसिलिटी मिल रही है, और वट एवर ही रिक्वायर्स एंड वट एवर नीड इट विल बी प्रोवाइडेड। इस पर कोई दूसरा ही नहीं है। और उनकी जो हेल्थ है वो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें कोई कोताही, कोई इग्नोरेंस, कोई वो लैग आप नहीं देखें। अच्छा, और जो बोर्ड दानियल साहब एक ये बताइए कि जो ये अभी अगेन जिस शहर में बैठे हैं वो क्यासर आइयों का शहर है, और रूमर सारा वक्त रूमर मिल्स राइफ कि जी शायद उनको शिफा अस्पताल लेकर जाया गया है, गुज़िश्ता रात जो थी उसमें शिफा हॉस्पिटल लेके जाया गया है, वहाँ उनका मुआयना कराया गया है। अगेन अगर ये हुआ है तो फिर हुकूमत अगर इसको छुपाने की कोशिश कर रही है तो वही होगा जैसे अभी जो इनकी आई कंडीशन वाला हुआ कि कहीं से ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी और उसके बाद फिर से जो है मसला जो है वो बन जाएगा। आपको लगता नहीं है आपकी हुकूमत थोड़ा मिस हैंडल कर रही है चीज़ें? डॉक्टर साहब देखें, इसके ऊपर तो आई एम नॉट अवेयर एंड आई कैन नॉट आंसर, लेकिन जहाँ तक बात है, फिर मैं कहूँ कि उनकी मेडिकल फैसिलिटेशन जो है और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो उनसे पूछे बगैर, जो भी कैदी होता है उससे पूछे बगैर कोई चीज ना की जाती है, ना करेगी गवर्नमेंट, और ना कोई इस बात की सोच रखती है। तो चीज या कौन करेगा, इस सारों में उनकी अग्रीमेंट होगी, इस सारों में उनकी एक्सेप्टेंस होगी, और उनकी इजाजत से ही होंगी। और वट एवर ही इज कम्फर्टेबल इन, आई एम सेइंग इट वेरी कैटेगोरिकल, जिस चीज में वो कम्फर्टेबल होंगे उसी चीज को आगे लेके चलाया जाएगा। चले देखते हैं कि क्या इसका, बिकॉज पहले भी तलाल चौधरी साहब ने ना तस्दीक की ना तरदीद की, उसके बाद फिर ये खबर आ भी गई जिसकी वजह से हालात जो हैं ख़राब हुए ज़्यादा। अच्छा शरीफ साहब, जो बेल की बात हो रही है जो अप्लाई भी कर दिया गया तोशाखाना 2 में ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एज अ लॉयर भी बात करना चाहूँगी और एज आपकी जो एज समवन हु इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद पीटीआई। देखिए, बेल जो है असल मसला है कि बेल लग नहीं रही है, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। पाकिस्तान के कानून में अगर किसी को सज़ाए मौत हो जाती है तो सज़ाए मौत वाला शख्स जो है वो अगर जेल में 2 साल गुजारे तो उसकी भी ज़मानत का हक पैदा हो जाता है। इमरान खान साहब 2.5 साल गुजार गए, और 2.5 साल के बावजूद वो ये जो बेल है इसको 426 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। अब इस दरख्वास्त के ज़रिए इन्होंने मेडिकल ग्राउंड ऐड कर दिया है, क्योंकि एक आर्गन है ना, वाइटल आर्गन है, और तकरीबन एक आर्गन ज़ाया हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू सलमान सफदर साहब रिपोर्ट, बकौल सलमान देखिए, सफदर साहब, मैं आपको एक अर्ज करूँ, सलमान सफदर साहब खुद मतलब शायद मैं उनको भी पसंद नहीं था, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि सलमान सफदर ऐसे मामलात पे 1% भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये उसके प्रोफेशन के तकद्दुस का तकाजा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के उसका एतमाद है जो उन पे हुआ था। तो ये मैं होता या सलमान सफदर या कोई भी होता, हम डिविएट नहीं कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के अकदार से हट के क्लाइंट के मफाद में कोई झूठ कनकाक्ट कर, क्योंकि उससे पहले उनकी स्टेटमेंट आई थी ना कि वो ठीक हैं, जिस पे बहुत फिर ले दे भी हुई थी कि जी ये किस तरह इन्होंने कह दिया। इसलिए ये भी एक चीज़ें हैं जिससे ये शक व शुबात जो हैं ये जो ठीक है वाला मैसेज है वो उन्होंने उसकी तरदीद की है, वो तो की है, लेकिन उन्होंने कहा सियाको सबाक से हट के बताया गया, मैंने ऐसे कहा नहीं, लेकिन वो तो है। नहीं, मैं सलमान सफदर के बयान को तस्लीम करता हूँ। बाकी जो उनसे जिस अंदाज में पूछा गया उसमें ये वाज़ेह नहीं था। बेसिकली
प्रोफेशनली वो उन तमाम हक़ाइक़ का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाने से पहले नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा उनका जवाब जो था वो जान छुड़ाने का था। जो ही सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी, क्योंकि उनका स्टेटस जो था वो वकील इमरान खान नहीं थे, एमाइकस किवरी थे, यानी अदालती फ्रेंड जिसे कहते हैं। और मेरा ख्याल है उन्होंने बड़े प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है और बड़े ही वैलिड तरीके से। अभी जो ये मेडिकल रिपोर्ट है ना, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी ना। ये अगर खुदा करे कि ये सारी बातें गलत साबित हो, 85% के बजाय 1% भी खान की आंख खराब ना हो, लेकिन अगर 85% की बात की तायीद हो जाती है, और दानियाल चौधरी साहब जो हैं बात कर रहे थे ना, जी जी हैं अभी साथ हैं। हाँ, मैं बैरिस्टर साहब से एक सवाल जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि खुद ये भी वकील हैं पेशे के लिहाज से, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मुल्जिम हवालाती हो या कैदी हो, अगर वो जेल में है तो उसकी जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान की है और फिर दूसरे नंबर पे मुतल्लिका हुकूमत की है। एक शख्स हैं, आपकी रहम करम पे हैं, उसको एक फिजिकल कंडीशन उनकी डेवलप हो जाती है और वो इसकी शिकायत कर देता है। अब शिकायत में इतनी ताख़ीर हो जाती है कि वो डायलिपिडेट हो जाती हैं और इतनी ख़राब हो जाती हैं कि बात ये आती है कि 85%। अब अगर उसके ख़ानदान का या उसकी पार्टी का सिर्फ इतना तकाजा है कि उनकी जो एतमाद के लोग हैं, क्योंकि जिन डॉक्टरों ने पिम्स में उनको एग्जामिन किया उन्होंने प्रोफेशनल हॉनेस्टी नहीं की है, रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी है। यानी आप किस तरह अपने एक मरीज़ के साथ इस तरह कर सकते हैं, एक इंजेक्शन लगा के वो कहते हैं हमने सिर्फ 20 मिनट का प्रोसेस किया, वो 20 मिनट के प्रोसेस में हमने फिर इनको वापस भेज दिया। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं जेल में हूँ और मैं बैरिस्टर दानियाल को वकील करना चाहता हूँ तो ये मेरा हक है, ठीक है, आर्टिकल 9 के तहत, और ये मेरा हक है कि मैं किसी को भी वकील करूँ। फिर अगर जेल के अंदर मेरी बीमारी का इलाज नहीं है, क्योंकि अगर जेल के अंदर मेरी बीमारी का इलाज है तो फिर तो मुझे अस्पताल ही ना लाते, ये भी तो हुकूमत की मजबूरी बन गई, वरना कि आना पड़ा। तो लिहाजा अगर मैं इतना बीमार हूं तो ये मेरा बुनियादी हक है कि मैं अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज कराऊं। इससे हुकूमत का कौन सा कायदा या कानून वायलेट होता है? बिल्कुल ठीक है, वो ये कह भी रहे हैं कि अन्ना का मसला उस तरह नहीं बनाना चाहिए, बट लेट्स जस्ट सी कि क्या उसमें डिसीजन आता है। बट दानियाल साहब, इसमें जो एक और चीज़ जो बात हो रही है, अगेन आप भी क्योंकि लॉयर हैं आपसे भी ये जानना चाहेंगे, आपका ख्याल है कि ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स हो जाना चाहिए? बिकॉज जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब की भी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनको भी ये जो है रिलीफ दिया गया, डू यू थिंक ये होनी चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, क्योंकि ये मैटर इज ऑलरेडी, अगर अब ये उसको जा रहे हैं सब जुडिस है, तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, लेकिन दो चीज़ों के ऊपर मैं आई वुड वांट टू कमेंट एज अ लॉयर कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनको जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड है जो अस्पताल में मौजूद नहीं है, इनको दी जाएगी। इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि ही विल गेट द बेस्ट मेडिकल सर्विस या बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दैट इज अवेलेबल, और एज बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट जिससे वो सेटिस्फाई भी हो, एज अ पेशेंट वो सेटिस्फाई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो जिससे वो खुद सेटिस्फाई हो और जिससे वो खुद सेटिस्फाई हो, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, इस पे कोई दूसरी बात नहीं है। और बिल्कुल ये मेरे भाई जो है बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उनको ही हैज ऑल द राइट कि वो अपना वकील कौन सा चूज करें और अपनी हेल्थ रीजंस को कैसे देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। और इंशाल्लाह वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट और जो चीजें उनको मिलेंगी वो सेटिस्फाई होंगे उससे। लेकिन इसको पॉलिटिकली जो बनाया जा रहा है, पहले भी एक पॉलिटिकली खेला जा रहा था, लोगों को इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, बट वो भी आई थिंक गवर्नमेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से हुआ है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर पहले बता दिया जाता है, एक प्रेस रिलीज निकाल दी जाती कि इस तरह हुआ था, हम लेके गए थे, ना बताते पिम्स लेके जा रहे हैं, बट जैसे ही हुआ था उस वक्त अगर बता दिया जाता तो शायद ये हुकूमत ये मौका ना फराहम करती। पीटीआई तो इज लुकिंग फॉर रीजंस कि जी किसी तरह जो है वो कोई अपने एहतजाज में कुछ शिद्दत लाई जाए, कोई इसमें जो है वो जान डाली जाए। देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी रिगार्डलेस ऑफ ऑल दिस हैंडलिंग, मिस हैंडलिंग और नॉट मिस हैंडलिंग, इट विल नॉट बी अलाउड कि वो प्रेशराइज करके रोडों पे आए, उनका अमन और अमान को अपने हाथ में लें और जो ये धमकावेज तकरीरें और बातें कर रहे हैं उसको इजाजत दी जाए। ही इज इन गुड हेल्थ, उनकी सारी चीजों को बिल्कुल रिपोर्ट बड़ा क्लियरली और वो लिखा हुआ कि इनको तमाम
जो चीजें हैं, फैसिलिटी हैं, वो उनको अवेलेबल हैं, ठीक है। फूड, बी अदर थिंग्स, वो हमने रिपोर्ट सारी देख ली, बिकॉज बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ इस सेगमेंट की जा रहे हैं। मुझे ये बताइए बेल का जो हम बात कर रहे हैं अभी, कि आपका ख्याल है सस्पेंशन और मेडिकल ग्राउंड्स होनी चाहिए? एक बड़ा सीरियस इशू है जिससे वो इस वक्त दो चार हैं। देखिए, जो बेल ऑन मेडिकल ग्राउंड जो है, कोर्ट जो है इस ऊपर दो व्यू रखते हैं, अगर आप मेरा व्यू मांग रही हैं। जी जी। एक वो जो लाइफ टेकिंग इश्यूज होते हैं, वो हो गया है हार्ट, किडनी, ये इनके ऊपर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हमारे हाई कोर्ट्स में बेल एक्सेप्ट होती हैं। जो प्लिमटी इश्यूज हो गए, जिसमें आई और रेटिना इशू हो गया, आई हो गया, विच आर नॉट लाइफ टेकिंग, तो उसके ऊपर थोड़ा लीनियर व्यू नहीं है। लेकिन मैं, क्योंकि मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस, अगर उनका ऐसा इशू है जिसमें बेल बनती है और उसकी बिल्कुल उनकी बहुत साफ सूरत है, तो आई थिंक पर्सन को देंगे एंड यू शुड गेट इट। प्योरली अगर मेडिकल ग्राउंड पे बेल आप मांगते हैं ना, तो ये बात इनकी दुरुस्त है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जो हैं, अब हम भूल जाते हैं कि केस किसका है। बिल्कुल आम एक मुल्जिम का हम सोचते हैं, तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में उस वक़्त बेल के लिए रामवार होती हैं जब उस बीमारी का इलाज अदालत जेल के अंदर मुमकिन ना हो, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि वो बीमारी जो है बदतरीज वर्स्ट होती जा रही हो। ठीक है। यहाँ जो आंख का मसला है, जो डैमेज होना था वो तो हो गया, तो मजीद तो ट्रीटमेंट जो है आप खाक होगी, यानी इरिवर्सिबल ये हैं। तो ऐसे सूरत हाल में देखिए, खान का केस मेरठ पर ही इतना अच्छा है, लेकिन बेल का उन्होंने चूंकि वकील साहब ने मुनासिब समझा तो ये ऐड कर दिया, और वैसे भी ऐड होना चाहिए था क्योंकि अदालत के हुक्म पे वो जेल में है। तो लिहाजा इनडायरेक्टली वाइकेरियस लाइबिलिटी कोर्ट की भी बनती है कि वो ये देखें कि जिस शख्स को उन्होंने जेल में अंदर भेजा था वो अब किन हालात से गुजर रहा है। आपकी बात से एक तो ये तो चलें, आप दोनों का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, जो आपने थोड़ी देर पहले जो आपने इशारा किया था सुहेल आफरीदी साहब की ट्वीट पे कि कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं खान के हवाले से, सो आई थिंक ये भी अगेन चैमगोइयाँ चल रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल डिडक्शन कि जी शायद कैंप ये सब जेल जो है वो घर को बना दिया जाए या हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। सो लेट्स जस्ट सी कि आने वाला दिन जो है, आने वाले वक्त जो है वो क्या जो है वो चीज़ें सामने लेकर आते हैं, क्योंकि CBM तो जैसे आपने भी कहा कि सुहेल आफरीदी मेरा ख्याल है CBM जो है अच्छे हैं, इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, मुझे कोई इसमें शक नहीं है। और जो अभी आप देख रहे हैं कल बेटों की बात कराए जाना, और जो अभी जिस तरीके से आज सलमान सफदर साहब का जाना ही जो है वो एक बहुत इन इट सेल्फ अगर कोई सोचा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो ये फैसिलिटी एक्सटेंड करना ये भी अपने इन इट्स ओन ये एक इशारा देती है। अच्छा, जाने से पहले एक बात मैं कह दूँ, दानियाल साहब ने एक बात की ना, अगर आप कितनी बेहतरीन ट्रीटमेंट खान को क्यों ना दे, वो सेटिस्फाई ना हो, और अगर आप खुद बता रहे हैं, अभी आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इरिवर्सिबल है, लास्ट तो हो चुका है, तो वो अगर आप इतनी सेटिस्फेक्शन उनकी नहीं कर सकते हैं तो कल कला को तमाम बेहतरीन ट्रीटमेंट के बावजूद भी इल्जाम आपके गले ही लगना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एग्री करता हूं बिल्कुल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी मर्जी के मालजीन उनको जो है वो दिए जाएं। तानिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, शेर अफजल मरवत साहब थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। दूसरा सेगमेंट हमारा जो की तरफ अगर हम चलें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोदी सरकार की जो सरपरस्ती में इस वक्त भारतीय रियासत दहशतगर्दी अब आलमी तौर पर जो है वो एक सामने नज़र आने लग गई है। सिक्योरिटी के लिए नज़र आ रहा है कि एक संगीन जो है वो दुनिया की सिक्योरिटी के लिए संगीन एक मसला जो है वो बनती जा रही है। ये जो वाक़या हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर गहरे सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के US अटॉर्नी जे क्लेटन ने FBI और ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मिलकर अनाउंस किया है कि इंडियन सिटीजन निखिल गुप्ता या निक जिसको कहा जाता है, जो उनका नाम है, उन्होंने खुद ये जो निखिल है उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया है कि उन्होंने जो सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट है उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों की जो है वो एतराफ़ किया है, कुछ इल्ज़ामात का उन्होंने खुद जो है वो इकरार किया है, जिन इल्ज़ामात में मर्डर,
फॉर हायर, मर्डर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो हैं वो केसेस इसमें शामिल हैं, और कंस्पिरेसी जो है वो शामिल है। और ये सब न्यूयॉर्क सिटी में एक अमेरिकन सिटीज़न के कत्ल की कोशिश से मुतल्लिक जो है वो किया गया है। गुप्ता ने ये इकरार किया है कि यूएस मैजिस्ट्रेट जज सेरा जो नेटवन है उनके सामने उन्होंने एतराफ़ किया है, जबकि सज़ा का फैसला जो है यूएस डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर जो हैं वो 29 मई को सुनाएंगे। अब अदालती दस्तावेज़ात का जो उनके मुताबिक गुप्ता ने ये साजिश एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर, रॉ ऑफिसर यादव की हिदायत पर तैयार की, और इस साजिश का टारगेट थे सिख लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो इंडिया में हम सब जानते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के सख्त मुखालिफ हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जी प्रोसिक्यूशन के मुताबिक गुप्ता ने अमेरिका में एक शख्स जिनका वो ख्याल था कि उनके वो कोई राब्ताकार हैं, अपना एसोसिएट वो उसको समझ रहे थे, उनके ज़रिए ये प्लान करना चाहा, लेकिन असल में वो यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का एक कॉन्फिडेंशियल सोर्स था। इसीलिए ये तमाम जो हिटमैन जिसको कहा गया कि आप उसके लिए हायर किए रहे, वो जो हिटमैन था वो असल में जो है दरअसल DEA जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसका एक अंडर कवर ऑफिसर निकला। अब इल्ज़ाम यह है कि यादव ने इस कत्ल के लिए $1 लाख जो है वो देने पर जो है वो आमादगी का इजहार किया। $15,000 इस तरह जो है पहुंचा भी दिए गए, लेकिन जून 2023 के आगाज़ में जिस तरह ये बताया गया कि $15,000 जब पहुंचाए गए तो उसके बाद ये बात शुरू हो गई कि जो पन्नू की पर्सनल डिटेल्स हैं वो भी उनको दी गई, न्यूयॉर्क में जो उनका एड्रेस है वो भी दिया गया, फ़ोन नंबर्स और डेली रूटीन भी जो है वो उनको दी गई। फिर गुप्ता तक की जो अंडर कवर ऑफिसर है, ये सारा इनका बड़ा क्लोज जो है वो लिएजॉन था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक गुप्ता ने हिदायत दी कि जो कत्ल है वो उस वक्त ना किया जाए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका जून 2023 में जो विज़िट है उसके दौरान ये ना की जाए। लेकिन फिर कुछ चीज़ें टर्न हुई। 18 जून 2023 को कनाडा के जो प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ जब सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर का जो कत्ल हो गया, उनको कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद ये कहा गया कि गुप्ता को ये जो हिदायत है वो दी गई कि जी अब बेशक इसके साथ इस जो ये ऑपरेशन है वी कैन प्रोसीड विद दिस ऑपरेशन। और प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि निज्जर के कत्ल के अगले दिन गुप्ता ने अंडरकवर ऑफिसर को जो बताया कि जी निज्जर भी एक टारगेट है और भी बहुत सारे हमारे पास टारगेट्स हैं जो हमारी लिस्ट में हैं। अब इसके बाद जो पन्नू का कत्ल है इसके लिए कहा गया कि जी इंतज़ार नहीं करना। 30 जून 2023 को गुप्ता को जो है वो चेक रिपब्लिक में जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, उसको चेक रिपब्लिक में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अमेरिका के हवाले कर दिया गया। अब वो अपना जुर्म जो है वो कबूल कर चुका है। मर्डर फॉर हायर की कोशिश में मैक्सिमम 10 साल का जो है वो सेंटेंस है। मर्डर फॉर हायर की साजिश में मैक्सिमम जो है वो 10 साल की कैद है। मनी लॉन्ड्रिंग कंस्पिरेसी में मैक्सिमम 20 साल की कैद है। तो FBI न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर ने इन चार्जेस पे जो है ये कहा है कि ये साजिश एक फॉरेन गवर्नमेंट की जो हिदायत है उस पर अमेरिकन सॉइल पर एक अमेरिकी सिटीजन को निशाना बनाने की कोशिश थी। और यादव के खिलाफ जो कि वो रॉ एजेंट है उसके खिलाफ एक सुपरसीडिंग इंडाइटमेंट जो है वो फाइल की जा चुकी है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी ना हो सकी। तो ये एक सिर्फ जो है वो क्रिमिनल केस नहीं है, प्रोसिक्यूशन नहीं है, बल्कि एक मिसाल है कि जब ट्रांसनेशनल सप्रेशन या क्रॉस बॉर्डर टारगेटिंग जो है उनके इल्ज़ामात उठाए जाते हैं तो असरात सिर्फ एक शहर एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी दुनिया की सियासत और सिक्योरिटी की डायनामिक्स को मुतासिर करते हैं। तो लेट्स सी कि इनकी सज़ा होती है, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। बट इससे एक बार फिर मोदी हुकूमत रॉ का जो मकरू चेहरा है वो एक बार फिर बेनकाब हुआ है कि कैसे वो जिसको भी समझते हैं कि अपनी राह में रुकावट है, अपनी राह में जो है वो कोई इम्पेडिमेंट समझते हैं, उसको कैसे चाहे मुल्कों को क्रॉस करना पड़े, बॉर्डर्स को क्रॉस करना पड़े, कैसे वहाँ पे अपने नेटवर्क्स जो हैं वो चला रहे हैं। तो ये एक जो टेररिज्म है मोदी सरकार की, भारत की जो टेररिज्म है, ये उसका मकरू चेहरा जो है वो यहाँ करता है। ऑन दैट नोट वील क्लोज टुडेज प्रोग्राम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।